अगले 4 साल तक दुनिया कैसे चलेगी, इसका फैसला अब बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ट्रंप आज के अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं और ये बात सभी जानते हैं कि दुनिया की दशा और दिशा तय करने में सबसे अहम रोल अमेरिका का ही होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ही दुनिया की डिफेक्टो बॉस होता है। ट्रंप ने विनिंग स्पीच में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ट्रंप का पहला फोकस अमेरिका पर होगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा ट्रंप के लिए कॉर्नरस्टोन है। वो जो भी करेंगे सबसे पहले अमेरिका का फायदा देखेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप के इस अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का फायदा किसे होगा और नुकसान किसका होगा। क्या इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में फुल स्टॉप लगेगा? क्या नाटो की मदद कम करके ट्रंप यूक्रेन को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप की जीत के भारत के लिए आखिर क्या मायने हैं। अप्रवासियों को लेकर ट्रंप का रुख काफी सख्त रहा है, लेकिन इसे छोड़ दिया जाए तो ट्रंप को अमूमन भारत के लिए फ्रेंडली स्टैंड वाला माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले फोन पर ट्रंप से बात की, उन्हें जीत की बधाई दी। अमेरिका में वोटिंग से ठीक पहले ट्रंप ने जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की बात की, दुनिया भर के हिंदुओं के लिए काम करने का वादा किया, उसके बाद ट्रंप की सेकेंड इनिंग को लेकर भारत में उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। सवाल कई हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा है। सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि आज जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। आपका 45वां और अब 47वां राष्ट्रपति चुने जाने के असाधारण सम्मान देने के लिए मैं अमेरिका की जनता का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और हर नागरिक को कहूंगा कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा, आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है तब तक हर एक दिन मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा और मैं तब तक नहीं आराम करूंगा जब तक हम एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं बना लेते। वो अमेरिका जिसके आप हकदार हैं और हमारे बच्चे हकदार हैं। ये निश्चित रूप से अमेरिका का स्वर्ण युग होगा। हमें वही स्वर्ण युग लाना होगा। ये अमेरिकी जनता की शानदार जीत है जिसकी मदद से हम एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति तो चुन लिए गए हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंटशिप की शपथ अगले साल 20 जनवरी को लेंगे। ट्रंप की सत्ता में वापसी को अमेरिका के राजनीतिक इतिहास का सबसे जबरदस्त कमबैक कहा जा रहा है। 2020 में जो बाइडेन से चुनाव हारने के बाद ट्रंप ने एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना किया। इस दौरान समर्थकों ने, रिपब्लिकन पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया था, लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी। वो एक बार फिर से अमेरिका के बिग बॉस बन गए हैं। पिछले 4 साल में ट्रंप ने तमाम पॉलिटिकल और जुडिशियल चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन आज सभी चुनौतियों को मात देकर उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और कहा कि अब वो अमेरिका को फिर से पावरफुल बनाने के काम में जुटेंगे। हमारे सामने जो काम है वो आसान नहीं है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए मैं अपने शरीर की पूरी ताकत, अपनी अंतरात्मा लगा दूंगा और मेरे दिल में संघर्ष का जो जज्बा है उसे मैं वो जिम्मेदारी निभाने में लगा दूंगा जो आप सब ने मुझे सौंपी है। ये एक बहुत महान जिम्मेदारी है, इसके जैसा कोई काम नहीं है। ये दुनिया का सबसे अहम काम है, जैसा मैंने अपने पहले कार्यकाल में किया था। हमारा पहला कार्यकाल बहुत शानदार रहा था, मेरा बहुत बहुत महान पहला कार्यकाल। मैं बहुत सीधे और सपाट मोटो के साथ सरकार चलाऊंगा। मेरा वादा है कि मैं हर वादा पूरा करूंगा। हम अपने सारे वचन निभाएंगे। आपसे किए गए वादे निभाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकेगा। हम अमेरिका को सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध और ताकतवर बनाने के साथ फिर से आजाद बनाएंगे। और मैं देश के हर नागरिक से अपील करता हूं कि इस महान और पवित्र मकसद में मेरा साथ दें। मैं बस यही कहना चाहता हूं, अब वक्त आ गया है कि हम पुराने दौर के मतभेद भुला दें। पिछले 4 सालों की कड़वाहट को पीछे छोड़ दें। अब समय आ गया है कि हम एकजुट हों। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम जरूर प्रयास करेंगे। हमें ये करना ही होगा और ये होकर रहेगा। कामयाबी हम सबको एक साथ लाएगी। मैंने ऐसा होते देखा है। हाँ, मैंने ये चमत्कार देखा है। तो
तो डोनाल्ड ट्रंप की विनिंग स्पीच आपने सुनी और इसी पर चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के और खासतौर पर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। पूर्णिमा नाथ, नेता रिपब्लिकन पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमित सिंह, प्रोफेसर जेएनयू, हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव सिंह, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ कर्नल दिनेश जैन, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले पूर्णिमा जी, बहुत बहुत बधाई आपकी पार्टी को। और जिस तरीके से ये जीत हुई है, हर कोई ये कह रहा था कि असंभव हो गए थे, लेकिन असंभव को संभव कर दिखाया डोनाल्ड ट्रंप और आपकी पार्टी ने। थैंक यू सो मच। मैंने पहले भी कहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इतना एक्साइटेड हूँ कि मुझे उछल कूद करने की मन कर रहा है। आपको दिख रहा है मेरे फेस में कितने एक्सिलरेटिंग था ये जर्नी, especially the last 4 years, 24/7 365 डेमोक्रेट पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे पोर्ट्रे किया कि वो मॉडर्न डे हिटलर है और उनको प्राइम टारगेट बनाया गया है। और जो भी उनके समर्थन में है, जैसे हमारे जैसे लोग, उनको भी टारगेट किया गया है। और आपने देखा होगा, इलॉन मास्क वाज वन ऑफ द बिजनेसमैन हु सपोर्टेड डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर भी केस लगाना शुरू कर दिया था। इलॉन मास्क की कंपनी भी कैलिफोर्निया से भागना पड़ा, टेक्सास आना पड़ा। सो ये जो डेमोक्रेट पार्टी और उनके जो मैसिव नेक्सस है, वेदर इट्स अ मीडिया हो, कॉरपोरेशंस हो, इनकी सोशल मीडिया नेक्सस, इनके एजुकेशनल आर्म जो है, सारे एक साथ काम कर रहे थे। और कमला हैरिस की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन, जो द सेकंड प्रेसिडेंशियल कैंपेन न्यू वाला जो था, इट वाज 100 डेज कैंपेन था। 3 महीना में वो लोग सारे जो उनके एंटिटीज है सबको मोबिलाइज किया है। इनके पास पैसे भी ज्यादा थे, 3 times more than रिपब्लिकन पार्टी। इनके पास 10 times more लॉयर्स खड़े हुए थे ये इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए। आप डेमोक्रेट सिटीज में जाओ तो उनके स्टोर्स बंद पड़ा हुआ है, बोर्डेड अप दिखाई देगा आपको, क्योंकि वो लोग एंटीसिपेट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो उनके जो BLM, एंटीफा जो भी है, उनके गूंस, दे आर गोइंग टू बी ऑन द स्ट्रीट्स। और नेशनल गार्ड्स भी एक्चुअली मोबिलाइज किया गया है, तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर देयर इज लॉ एंड ऑर्डर। ये जो अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, ये जो एक रिमार्केबल कमबैक हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता अगर हमारे पास ट्विटर नहीं होता, अगर हमारे पास इलॉन मास्क नहीं होता। आज उनके लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस इलेक्शन में, इट्स मैसिव। इलॉन मास्क, वो जो ट्विटर खरीदा $44 billion, इट वाज बेसिकली द ओनली प्लेटफॉर्म, नॉट ए सिंगल अदर प्लेटफॉर्म वाज कम्युनिकेटिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू। कोई नहीं कर रहा था, छोटे मोटे इधर उधर कंजर्वेटिव टॉक्स होती थी, लेकिन एक्चुअली बात बाहर नहीं जा रही थी। पूर्णिमा जी, तमाम मुश्किलें तो आई, लेकिन उन मुश्किलों को आपकी पार्टी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पार पाया और यही वजह है कि आज के नतीजे वो बता रहे हैं। जिस तरीके की ये मैसिव जीत हुई है। वैभव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से ये जीत हुई है, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हमने ट्वीट देखा, माय फ्रेंड लिखा था, और जब भी डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री के लिए कुछ लिखते हैं तो वो भी माय फ्रेंड लिखते हैं, और बातचीत भी दोनों की अब फोन पे हुई है। तो किस तरीके से इस दोस्ती को आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? जी देखिए, भारत के लिए एक अच्छी खबर है। और स्पेशली अगर आप प्रधानमंत्री का जो सुबह का, अगर आप दोपहर का ट्वीट देखें, जहां पे उन्होंने लिखा था कि वी विल बी रीसेटिंग आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ग्लोबली। तो डिप्लोमेसी में शब्दों की बहुत महत्ता होती है। तो यानी कि हम अपनी पार्टनरशिप रीसेट करने वाले हैं। और उन्होंने जो लास्ट लाइन जो लिखी, उसमें लिखा पीस, स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन एंड प्रोस्पेरिटी। तो यानी कि पीस और स्टेबिलिटी, अगर आप भारत के आस पड़ोस में देखें तो जिस तरह का केओस मचा हुआ है, जिस तरह के रिजीम चेंजेस हुए हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में, और पिछले 4 साल में जो जो बाइडेन और कमला हैरिस के, जिसमें अपेरेंटली कमला हैरिस ही वो पूरा सरकार चला रही थी और उनके पीछे से बराक ओबामा चला रहे थे। तो भारत के आस पड़ोस में जिस तरह का तमाशा लगा हुआ था और डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट की जा रही थी, एंटी इंडिया गवर्नमेंट इंस्टॉल की जा रही थी लगातार, तो उससे कहीं ना कहीं हमको एक रिलीफ मिलेगा। और प्रधानमंत्री का जो व्यक्तिगत संबंध है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनकी जो व्यक्तिगत दोस्ती है, जिसको अक्सर भारतीय मीडिया में ब्रोमांस कहा जाता है, कि ये दोनों, अगर आप हाउडी मोदी देख लें या नमस्ते ट्रंप का इवेंट जो गुजरात में हुआ, जिस तरह की कॉमरेडरी देखी गई, जिस तरह का ब्रोमांस के बारे में बात की गई,
तो कहीं ना कहीं भारत को अब उन चीजों से जो है रिलीफ मिलने वाला है। और जिस तरह के तत्वों को, एंटी नेशनल तत्वों को विदेशों में स्पेस दी जा रही थी कि वो वहां बैठ करके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सके, भारत के खिलाफ जहर उगल सके, भारत के खिलाफ, भारत के जो इंटरेस्ट है दुनिया में उनको कॉम्प्रोमाइज कर सके, कहीं ना कहीं उन पे नकेल डालने में अब आसानी होगी। और भारत का एक फ्रेंड जो है वो व्हाइट हाउस में बैठा है, जिससे कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, जब भारत के एयर इंडिया के प्लेन्स को धमकियां दी जा रही थी और एक खालिस्तानी ने कहा कि हम आप इस तारीख को वहां मत बैठना वरना वो जहाज गिर सकता है, इस तरह की चीजें। और जब कॉल्स की गई तो जब भारत की सरकार ने कंप्लेन की तो जो अमेरिकी अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि भाई सिर्फ बोलने पे हम किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। तो मेरे ख्याल से उनकी वो आवाजें भी निकलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। और आपको एक लास्ट में एक चीज बता दूं, जब प्रधानमंत्री का जब लास्ट विजिट था यूएस में, तो प्रधानमंत्री की विजिट से पहले जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को बुला करके अपने यहाँ होस्ट किया था, जी जिससे कि भारत में बहुत नाराजगी थी। इस तरह की चीजें आपको अब देखने को नहीं मिलेंगी। और जो एंटी नेशनल फोर्सेज हैं, उनको जो स्पेस अमेरिका में मिला करता था, कहीं ना कहीं बिल्कुल, उनमें उस भी पर अब कमी लगाम आएगी। लगेगी। एक अमित सिंह जी, खास तौर पर जो हिंदुओं को लेकर बात कही है, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से प्रताड़ना हो रही है, इसके अलावा जिस तरीके से ये खालिस्तानी एजेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये तमाम चीजें हिंदुओं के लिए बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और जब उन्होंने अपनी स्पीच भी दी थी, जब कैंपेन वो कर रहे थे जीतने से पहले। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज उन्होंने ये भी कही कि हिंदुओं को अगर कोई भी समस्या होगी तो उनके पास आए, ये बात भी उन्होंने कही थी। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, हिंदू प्लस डोनाल्ड ट्रंप, ये कैसा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं? अब हिंदुओं के लिए एक अच्छी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। देखिए, बिल्कुल हिंदुओं के साथ साथ यानी पूरे भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 कदम आगे बढ़कर पहली बार अमेरिका के चुनावों में हिंदुओं को भी एक एजेंडा बनाया। इससे पहले ये एजेंडा ना के बराबर हुआ करता था। जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसमें माना जाता है कि अमेरिका का डीप स्टेट भी इन्वॉल्व था, और उसके बाद जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ और हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर वहां पे अत्याचार हुए, तो काफी लोगों ने कमला हैरिस को, बाइडेन को गुहार लगाई कि आप क्यों नहीं कुछ करते हैं, क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। वहां पे हिंदू ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, किलिंग हो रही है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा प्रेशर बढ़ा बाइडेन के ऊपर, तब उन्होंने बस लिप सर्विस देते हुए हिंदुओं की बात कही। लेकिन बाइडेन ने इस पर पूरी तरह से मुखर होते हुए ये आगे 2 कदम आगे बढ़कर ये बात बोली कि कहीं पर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मेरे पास आइए। व्हाइट हाउस में, अमेरिका में आपका एक मित्र बैठा है जो आपकी मदद करेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत अनूठा स्टेटमेंट है, और मुझे लगता है ये सिर्फ चुनावी स्टेटमेंट नहीं था। आने वाले दिनों में जरूर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़कर हिंदू ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। और ये बात सिर्फ बांग्लादेश तक ही नहीं सीमित रहेगी, क्योंकि अमेरिका में भी कई बार गाहे बगाहे इस तरह की चीजें नजर आती हैं, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, अमेरिका में भी जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर, या कई बार हिंदू मंदिरों पे लिख दिया जाता है हिंदूज गो बैक, तो उस तरह की हरकतें भी रुकेंगी। और जो खालिस्तानी अमेरिका में बैठकर भारत विरोधी एजेंडा भी चलाते हैं, तो मुझे लगता है ट्रंप के कार्यकाल में थोड़ा उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और शायद ये भी हो सकता है कि भारत ने ऐसे कई भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने वाले लोगों की लिस्ट भेजी है, वांटेड लोगों की लिस्ट अमेरिका को दी है कई बार। तो शायद इस बार ट्रंप इस मामले में भी 2 कदम आगे बढ़कर ऐसे कुछ लोगों को भारत के हवाले कर दें, या बिल्कुल, और कार्रवाई की उम्मीद भी हम कर रहे हैं। हालांकि हिंदुओं को रिझाने की कोशिश तो जो बाइडेन ने भी की थी, दिवाली भी मनाई गई थी व्हाइट हाउस में, लेकिन उसका कुछ फायदा ज्यादा होता दिखा नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात एक तरीके से कहें, वहां जो बसे हुए इंडो अमेरिकन हैं उन्होंने मानी है। कर्नल दिनेश ने जिस तरीके से खालिस्तान का एजेंडा उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है, और कनाडा उसको जिस तरीके से हवा दे रहा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि कनाडा वही बोलता है जो अमेरिका करता है। और भारत के विरोधी जिस तरीके से इस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री खासतौर पर हो रखे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि वो सुर भी बदलेंगे और वो एजेंडा जो चलाया जा रहा था अब उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी? ये डेफिनेटली गोनिका होगा तो सही, क्योंकि देखिए जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है अमेरिका में जो बैठा हुआ था, उसको जिस प्रकार से हवा दी जा रही थी, वो खुलेआम धमकियां दे रहा था। और यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जब पिछली बार
अमेरिका मिलने गए, तो 2 दिन पहले व्हाइट हाउस के अंदर के पन्नू भी वहीं घूम रहा था, उसको एंटरटेन किया जा रहा था। और यही नहीं, अमेरिका की तरफ से कनाडा को भी कहा जा रहा था कि आप इस निज्जर वाले केस को भारत के खिलाफ उठाइए और भारत को प्रेशर में डालिए। अभी जो 5 नेशंस हैं, जिसको हम 5 आइज कहते हैं, खासकर कि नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूके या आपका कनाडा और अमेरिका, इनका एक आपस में गठजोड़ है, इंफॉर्मेशन की भी इनका आपस में इनके जो है शेयरिंग होती है। लेकिन देखा जाए तो सही मायने में जो ये हम कहते हैं वेस्टर्न यूनियन, ये 5 स्टेट बड़ा रोल अदा करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग देश हैं ये सारे के सारे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में शायद, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप टेररिज्म को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उन्होंने पिछली बार अपने 4 साल के टेल्योर में दिखाया भी था। पूर्णिमा मेरे से इस बात के लिए बिल्कुल सहमत होंगी, जो अमेरिका में बैठी है इस टाइम पे, कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की जो 2-3 इनके स्लोगन्स थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बिकॉज अमेरिकन को नंबर 1 रहने की आदत है। सोवियत यूनियन के टाइम पे शायद ये लोग शेयरिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर जो ये इमिग्रेशन की से लोग गलत लोग अंदर आने शुरू हुए, जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है यूथ की वहां पे जानी शुरू हुई, वहां पे खाने से लेकर के और गैस तक की जो पेट्रोल की कीमतें बड़ी, महंगाइयां बढ़नी शुरू हुई, यही कारण है कि यूथ जो है वो सारा का सारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चला गया। बिकॉज अमेरिका को अगर फ्री बनाना डीप स्टेट्स के अंदर से, शायद लोगों की डिश भी बन चुकी होंगी अब, कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है पोजीशन में आते हैं तो उन सबको, पूर्णिमा जानते होंगे, उन पार्टी से हैं, उन सबका सफाया होगा, और एक तरीके से अमेरिकन जो है वो कहा जाए तो अमेरिकन पब्लिक के बीच में अमेरिका के जो है फ्री हो जाएंगे ये लोग। अब रही बात जियोपॉलिटिकल तरीके से, मेरे को थोड़ा सा तो गोनी का ऐसा लग रहा है कि अगर रशिया के साथ में अमेरिका ने हाथ मिला दिया तो चीन का क्या होगा। बिकॉज यूक्रेन तो खैर मारा ही जाएगा इसके अंदर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जो युद्ध है वो खत्म हो। यानी क्या रशिया के ऊपर जितने भी जो इन्होंने सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने और यूरोपियन नेशंस ने, हटेंगे? तो क्या रशिया का जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन था वापस चालू होगा? तो क्या रशिया का जो अमेरिका के साथ में नजदीकी आएगी? और अगर रशिया के नजदीकी अमेरिका के साथ में तमाम सवाल खड़े हैं हमारे सामने, क्योंकि युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर उनकी सरकार होती तो युद्ध होता ही नहीं और युद्ध को वो रोकेंगे। पूर्णिमा नाथ जी, कैसे ये संभव होगा कि युद्ध को रोकना? और इसके साथ साथ वीजा को लेकर बहुत अब कई लोगों के बीच में कंफ्यूजन भी आ गया, खासतौर पर इंडियंस के बीच में, कि घुसपैठ को रोका जाएगा, इलीगल माइग्रेशन को रोका जाएगा, लेकिन वीजास मिलना क्या आसान होगा भारतीयों के लिए जो स्टूडेंट्स वहां पर जाना चाहते हैं और इसके साथ साथ जो वहां पर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए कई मुश्किल तो नहीं आ जाएगी? क्योंकि H1B वीजा पर बैन भी लगाया गया था। देखिए, फर्स्ट टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब दो वीजा पे बैन लगाए थे। उनका ये कहना था कि रिफॉर्म करे, इमिग्रेशन का जो रिफॉर्म, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म यहाँ पे होना चाहिए था, वो करना चाहते थे, लेकिन हुआ नहीं, राइट। सेकंड, उनके जाने के बाद जो बाइडेन हैरिस ने 12 to 14 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को इस कंट्री में लेके आए, उनको आश्वासन भी दिया कि उनको फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप दिया जाएगा। बेसिकली a travesty of country's democracy। यहाँ पे इन्वेशन हुआ है, सरासर इन्वेशन हुआ है। 425,000 क्रिमिनल को लेके आए, उनमें से उसमें से 13 to 15,000 were convicted murderers, and then उसमें से few thousand were actually convicted sexual assaulters। So ये जो बाइडेन हैरिस ने किया है इस कंट्री की, it's a shame actually, it's a shame, it's a travesty, it was a tragedy for a democracy। उस पे क्या हुआ है, मैंने कुछ दिन पहले हमारे सेनेटर जो है रॉन जॉनसन, उनको एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, और साथ में कांग्रेसमैन ब्रायन स्टील भी थे। क्वेश्चन ये था कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए हैं, उनको एड्रेस कैसे किया जाएगा एज ए कंट्री। मुझे जानना चाहिए था कि हम लोग एड्रेस कैसे करेंगे, उनको मास डिपोर्टेशन करवाएंगे कि उनका प्रोसेसिंग करवाएंगे कि क्या होने वाला है। सेनेटर रॉन जॉनसन मुझे ये आंसर किया है और क्लैरिफाई भी किया है कि देयर वोंट बी एनी मास डिपोर्टेशन अनलेस जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए वो कोई क्राइम कमिट किया है, कोई मर्डर किया है या कोई
सेक्सुअल असॉल्ट किया है, बेस्ड ऑन दैट उनके ऊपर कार्रवाई किया पॉलिसी जाए। पूरी तरह बनाई जाएगी, किस तरीके से ये वीजा का पूरा प्रोसेस होगा, डिपोर्टेशन किस तरीके से होगा। वैभव सिंह जी, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जीतना कितना मायने रखता है, और क्वाड समिट जो अगले साल ही होने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप अगले साल ही शपथ लेंगे और अगले साल ही वो भारत आने वाले हैं, यानी कि लगभग 5 से 6 महीने बाद वो भारत के मेहमान होंगे, पहले ऐसे राष्ट्रपति जो पद संभालने के बाद भारत आ रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने को, क्योंकि न्योता भी उनको दिया ही जाएगा बाकायदा जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे। जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का भारत आना जो है एक अच्छी खबर है भारत के लिए। और अगर आपको पता हो तो जो क्वाड की आपने चर्चा की, तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडरशिप थी वो बार बार भारत के ऊपर ये दबाव बना रही थी कि भारत जो है वो क्वाड को मिलिटराइज करे, और वो उसको मिलिटराइज करना चाह रहे थे, उसको एक मिलिट्री फॉर्म देना चाह रहे थे, जबकि भारत उस चीज के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज है, भारत इनको पालन करना चाहता है। लेकिन जो जो नियोकॉन्स हैं, जो चलाते हैं बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टी को, उनको ना सुनने की आदत नहीं है, उन्हें ना समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज को लेकर के ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। और मैं आपको गोनिका एक चीज और बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी जो है वो कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आएगी अमेरिका के अंदर, और वो रीशेप करेगी और रीडिजाइन करेगी, रीक्राफ्ट करेगी कि जो अमेरिका का अप्रोच रहता है टुवर्ड्स साउथ एशिया और दुनिया में, जैसे यूक्रेन वॉर की बात एक अच्छी खबर है क्वाड समिट में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण के बाद ही आना। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।